तो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका जीनियस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नील जांगिड हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले आप सबको दीपावली की एडवांस में बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं और भगवान राम से हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द जॉब लग जाओ और फिर रंगारंग दीपावली मनाओ। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, कमेंट आ रहे हैं या नहीं, फिर क्लास शुरू करते हैं। सचिन ढांडा, एपी दिवाली, धन्यवाद जी। रेखा, लक्ष्मी, रानी देवी, आप सबका तहे दिल से स्वागत। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे जी? जो इतने दिन कल्चर का अध्ययन किया उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करें फिर क्लास, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, नो बात नो बकवास, ओनली सीधी क्लास शुरू करता हूं मैं। तो आइए शुरू कर देते हैं फिर क्लास। आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का पहला प्रश्न यह है राज जी, कल्चर के जितने टॉपिक हुए हैं उन सभी का ये टेस्ट मानो या क्लास मानो, जो भी आपको उचित लगे वो समझो। और आपके सामने प्रश्न आ गया है, मैं पढ़ देता हूं, फिर आप उत्तर बताना कि निम्न में से हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, इनमें से हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है जी? बताओ। ऑप्शन सही नहीं बने जी, बताओ। धमाल होगा, सांग होगा, खेड़ा होगा या घूमर होगा? क्या पूछा है? सबसे प्राचीन नृत्य, बिल्कुल सबका ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो बात कर लेते हैं जी। तो आपसे पूछे धमाल नृत्य कौन करता है जी? तो कौन करते हैं? तो बता देना, चांदनी रात में पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। और प्राचीन कितना है? तो बता देना, महाभारत काल का। कब से हो रहा है? तो महाभारत कालीन नृत्य माना जाता है। और करते कौन है? तो बता देना, पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। और रात कौन सी होनी चाहिए? चांदनी होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? रात तो हो चांदनी, और करेंगे पुरुष। और सबसे प्राचीन क्या है? नृत्य है। क्या है? नृत्य है। अब दूसरे ऑप्शन पर आ रहा है सांग, और सांग की शुरुआत मानी जाती है कब से? तो लगभग 1730 के आसपास। कब से? लगभग 1730 के आसपास। करने वाले व्यक्ति का नाम था किशनलाल भट्ट। क्या था? किशनलाल भट्ट। और खेड़ा नृत्य किया जाता है मृत्यु पर, और करती कौन है? महिला। और घूमर नृत्य मुख्यतः राजस्थान में होता है, और राजस्थान के साथ जहां जहां हरियाणा की बॉर्डर लगती है और जिन जिन जिलों में हरियाणा का और राजस्थान का कल्चर मिलता जुलता है, वहां कौन सा नृत्य होता है? घूमर होता है। ये भी महिला करती है। पर धमाल कौन करते हैं? पुरुष। आओ, हरियाणा में सांग की शुरुआत कब से मानी जाती है? पूछा गया हरियाणा में सांग की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो कब से मानी जाती है? तो बताओ, 1730, 1830, 1930 या इनमें से कोई नहीं? बताओ कब से मानी जाती है? हैप्पी छोटी दीपावली। धन्यवाद सीमा जी, आपको भी और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका उत्तर आ रहा है, बिल्कुल जी। उत्तर क्या होगा? ए होगा। आपसे पूछा जाए सांग की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, तो एक जगह है मेरठ। क्या है? मेरठ है। और मेरठ का कौन था? तो बता देना, किशनलाल भट्ट है। कौन सा भट्ट है? किशनलाल है भट्ट है। इस व्यक्ति ने क्या की थी? सांग की शुरुआत। और कब की थी? लगभग 1730 के आसपास। कब है? लगभग 1730 के आसपास। और शताब्दी पूछ ले आपसे, कौन सी शताब्दी पूछे तो क्या होगा? शताब्दी होगी 18वीं। 18वीं शताब्दी में सांग की शुरुआत की थी मेरठ के एक व्यक्ति किशनलाल भट्ट ने। और सन पूछे तो 1730, शताब्दी होगी 18वीं। क्या होगी? 18वीं। और हरियाणा में किसी व्यक्ति ने सांग को फैलाया, वो व्यक्ति था दीपचंद बैमन। कौन था? दीपचंद बैमन। किंतु सांग की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है? किशनलाल भट्ट है। कौन है? किशनलाल भट्ट है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1730 होगा। बिल्कुल 1730। आपसे पूछा जाए हरियाणा का राजकीय क्या? हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो भी क्या होगा? सांग होगा। क्या होगा? सांग होगा। आओ, और सांग में भाग कौन लेते हैं? केवल पुरुष लेते हैं।
आधुनिक सांग का जनक कौन है? क्या पूछा है? आधुनिक सांग का जनक कौन है? सोच समझ के उत्तर देना जी, गलत हो गया तो सोच लेना, आपकी खाल उतार दी जाएगी। बताओ कौन होगा? लक्ष्मीचंद, दीपचंद बहमन, किशनलाल भट्ट या जाट मेहर सिंह? कमेंट करो। कमेंट नहीं आ रहे, क्या बात? आपको नहीं आ रहा या हमारे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कमेंट नहीं दिखा रहे आपके? सबसे पहले ऑप्शन पर है लक्ष्मीचंद। क्या है? लक्ष्मीचंद। और लक्ष्मीचंद का जन्म होता है जांटी कला में। कहां होता है? 1903 में जांटी कला में जन्म होता है इनका। कब होता है? 1903 में जांटी कला में। और दीपचंद बहमन का भी जन्म कहां होता है तो बता देना, सोनीपत में। कहां होता है? सोनीपत में। किशनलाल भट्ट कहां के हैं तो मेरठ के हैं। कहां के हैं? मेरठ के। और जाट मेहर सिंह है बरोणा। बरोणा पड़ता है सोनीपत में। कहां पड़ता है? गांव का नाम बरोणा था और जिला था सोनीपत। सांग नहीं आ रहे भाई, नहीं आ रहे। तो इसका उत्तर मैं बताता हूं क्या होता है। आधुनिक सांग का जनक माना जाता है किशनलाल भट्ट है। क्या माना जाता है? किशनलाल भट्ट। आपसे पूछा जाए सांग का जनक या आधुनिक सांग का जनक, बात दोनों क्या होगी? एक ही होगी। प्राचीन सांगों की तो बात ही नहीं की हमने, सीधा आधुनिक सांगों की शुरुआत की थी। तो कौन होंगे? किशनलाल भट्ट होंगे। कौन होंगे? किशनलाल भट्ट होंगे। आपसे पूछा जाए शहीद कवि कौन है? हरियाणा का शहीद कवि किसे कहा जाता है? तो शहीद कवि कौन है भैया? फौजी जाट मेहर सिंह। कौन है शहीद कवि? इन्हीं को कहते हैं जन कवि। कौन सा कवि? जन कवि। जनमानस की कहानियां बहुत लिखी थी। तो शहीद कवि या जन कवि किनका नाम है? जाट मेहर सिंह का। किशनलाल भट्ट है बिल्कुल। अब सभी का एकदम सही आ रहा है। आओ। सांग सम्राट कहलाता है। क्या पूछा है? पीछे तो पूछा था आधुनिक सांगों का जनक, और यहां पूछा है सांग सम्राट कौन है। बताओ सांग सम्राट कौन है? लक्ष्मी बता रही है ए होगा। और किसका आ रहा है भैया? लक्ष्मी ने बताया ये। तो उत्तर क्या होगा इसका? कन्फर्म पता है क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। हरियाणा का एकमात्र ऐसा कवि, हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसको सांग सम्राट कहते हैं? तो कौन है? लक्ष्मी चंद। आपसे पूछा जाए हरियाणा में रागनियों का जनक किनका? हरियाणा में रागनियों का जनक, तो उत्तर क्या करोगे? लक्ष्मी चंद करना है। रागनियों के जनक भी है। आपसे पूछा जाए सांग सम्राट, क्या पूछा जाए? सांग सम्राट, फिर भी उत्तर क्या करोगे? लक्ष्मी चंद है। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का तानसेन कहां का? हरियाणा का तानसेन है, फिर भी उत्तर क्या करोगे? लक्ष्मी चंद है। और सूफी दर्शन की मीरा, फिर भी उत्तर एक ही होगा, लक्ष्मी चंद है। मोनिका गुड आफ्टरनून जी, मोस्ट वेलकम आपका। आओ। पूछा गया है सांगियों की धरती किसे कहते हैं? सूरजकुंड, सिंहग्राम, सोनीपत या फरीदाबाद? इसका बताओ और जीत जाओ जंग। सांगियों की धरती किसे कहते हैं? लक्ष्मी सी, रानी सी, सीमा, सचिन, सौरा, रेखा रानी, पवन। सबका उत्तर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा भैया? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आपसे पूछ ले कि सूरजकुंड मेला कहां लगता है? सूरजकुंड मेला है शिल्प मेला है एक। क्या है? भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला, हैंडीक्राफ्ट मेला यानी शिल्प मेला कहां लगता है? तो बताओ कहां लगता है? तो सूरजकुंड मेला है। कौन सा है? सूरजकुंड मेला है। इस बार कौन से नंबर का लगा? तो 37वें नंबर का लगा। कौन सा? 37वें नंबर का सूरजकुंड मेला लगा था फरवरी के अंदर। पता है क्या? फरीदाबाद में लगता है बिल्कुल जी सूरजकुंड मेला।
कौन से नंबर का था? 37वें नंबर का। पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला लगा, या 2024 में कौन सा सूरजकुंड मेला लगा, तो कौन सा लगा? 37वें नंबर का। कहां लगता है? फरीदाबाद में। और इस सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था, पूछ ही ले कभी तो मैं दोबारा और बता दूंगा जब इतिहास पढ़ेंगे। इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था महाराजा सूरजपाल। कौन था? महाराजा सूरजपाल। और सूरजपाल को बोला जाता है अनंगपाल द्वितीय। क्या बोला जाता है? अनंगपाल द्वितीय बोला जाता है। विश्व के देश भाग लेते हैं जी यहाँ पर, तो याद रखना सूरजकुंड मेला कहाँ है? फरीदाबाद में। और सिंहग्राम में किसका जन्म हुआ था? तो यहां जन्म हुआ था सूरदास का। किसका? सूरदास जी का जन्म कहां हुआ था? सिंहग्राम में हुआ था। पूछा जा सकता है कि सूरदास की जन्म स्थली कौन सा गांव रहा है, तो सिंहग्राम रहा है। कौन सा? सिंहग्राम। ये क्या लिखा है आपने? हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। क्या बात है, एकदम सही बात है जी, लाख टके की बात है आपकी। सम्राट हर्षवर्धन ने इसे की शुरुआत की थी। आओ, हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछा गया। हरियाणा का राजकीय नृत्य किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? धमाल को, सांग को, घोड़ी नृत्य को, या तोरण नृत्य को। ये दोनों होते हैं शादी के अवसर पर। ये जी चाहे जब कर सकते हैं ऊपर वाले दोनों। बताओ, सबका उत्तर है एक ही लाइन में। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। आपसे पूछ ले कि सांग नृत्य करते समय स्टेज बनाया जाता है, तो किसका बनाया जाता है स्टेज? लकड़ी के तख्तों का। किसका? लकड़ी के तख्तों का। और आपसे पूछ ले भाग कौन लेते हैं इसके अंदर? है भाग केवल पुरुष लेते हैं जी। कौन लेते हैं? पुरुष लेते हैं। और कोई विशेष बात? और सांग की शुरुआत क्या? सांग की शुरुआत हमने देख ली 1730 से हुई थी। कौन करता है? मेरठ का एक व्यक्ति होता है किशनलाल भट्ट, वो करता है। नीचे नाम आ रहा है घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है? घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य में, घोड़ी नृत्य के जो कलाकार होते हैं वो नकली मुखट्टों का उपयोग करते हैं। मुखट्टे किसके होते हैं? घोड़ों के होते हैं। किनके होते हैं? घोड़ों के। आओ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्या पूछा है? मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। जो मृत्यु के अवसर पर हम गीत गाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? कौन से कहलाते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, या दूसरे? ये तो जन्म के अवसर पर या जन्मदिन पर गाते हैं हैप्पी बर्थडे वाले। तो जल्ला जली, तोरण, हरजस, या खेड़ा? अब बताओ इसका उत्तर। सबका उत्तर सी आ रहा है। डी तो नहीं होगा ना? हाँ, नहीं होगा जी। खेड़ा एक नृत्य है जी। क्या है? खेड़ा नृत्य। ये मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, यानी गम में किया जाता है। और हरजस क्या है? भजन होते हैं मृत्यु के अवसर पर, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? हरजस होते हैं। तोरण गीत कब गाया जाता है? शादी के अवसर पर। और जल्ला जल्ली भी कब गाया जाता है? शादी के अवसर पर। शादी के अवसर पर कब गाया जाता है? तो जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के गांव में पहुंचता है तो कहीं रुकता है पहले। अब तो नहीं रुकते, अब तो डायरेक्ट अगले के घर पर जाते हैं। किंतु पहले रुकती थी बारात, स्कूल में रुकती थी या कोई धर्मशाला होती वहां रुकती, पूरी बारात रुकती, उनको नाश्ता करवाया जाता और फिर दुल्हन के घर पर दूल्हा जाता। और जब बारात रुकती उस टाइम दुल्हन की सहेलियां, दुल्हन की बहन उस दूल्हे को देखने के लिए आती थी। उस टाइम एक गीत गाया जाता था जल्ला जल्ली। और वर्तमान में तो देखने की आवश्यकता ही नहीं, बहन पहले ही बता देती है, ये देख ये तेरा जीजू है। कल ही वीडियो कॉल पर बात हुई थी, ये तेरा जीजू रील बनाता है। तो जीजू रील ही बनाएगा, काम तो है नहीं, सीटी पास नहीं हुई तो रील बनाने जो के रहेंगे जी। तो जल्ला जल्ली कब गाया जाता है? शादी के अवसर पर। और वैसे कब गाया जाता है? बारात, बारात का डेरा देखते, देखने, देखने जाते समय, जाते समय गाया जाता है। कौन सा गीत है? तो बता देना कौन सा? जल्ला जल्ली। तोरण तो जानते ही हो जी, तोरण मारा जाता है। पीलिया कब गाया जाता है? बताओ, जन्म, मृत्यु, विवाह या उपयुक्त सभी? बताओ कब गाया जाता है पीलिया गीत? कब गाया जाता है? सबका उत्तर एक लाइन में एक ही आ रहा है। क्या? जन्म। क्या?
जन्म मृत्यु पर गाया जाता है हरजस। और विवाह में तो आपको पता ही है, विवाह का पहला गीत माना जाता है विनायक। क्या माना जाता है? विनायक। मैं विवाह संबंधी गीत लिख देता हूं, चलो अगली स्लाइड पर। उस दिन कम करवाए थे थोड़े, आज और बता दूंगा आपको। लिखो फिर विवाह संबंधी गीत, पहला लिखो विनायक है। क्या लिखोगे? विनायक है। और विनायक के बाद लिखो पिट्ठी गीत। कौन सा लिखोगे? पिट्ठी। पिट्ठी के बाद लिखो बन्ना बन्नी। कौन सा? बन्ना बन्नी। फिर लिखो राती जोगा। क्या लिखो? राती जोगा। इसके बाद आएगा घोड़ी। घोड़ी के बाद कौन सा आएगा? जेला मेला की आरती। जेला मेला आरती। फिर आएंगे दुपट्टा। फिर आएंगे जीजा जकड़ी। ये गीत किससे संबंधित है? शादी संबंधित है। कुछ तो आप जानते हो, ये राती जोगा भी आप जानते हो, बन्ना बन्नी भी जानते हो, घोड़ी भी जानते हो, जेला मेला भी जानते हो, ये लगभग जानते हो। तब उस दिन मैंने इतने नाम नहीं लिखाए थे। ये किससे संबंधित है? शादी से संबंधित है। जिद्दा साली भी किससे संबंधित है? ये भी किससे होते हैं? शादी से संबंधित गीत होते हैं। मुख्यतः हमको तो याद रखना है जेला मेला की आरती, राती जोगा, विनायक क्या होता है? शादी का प्रथम गीत। जीजा भी कब गाए जाते हैं? शादी में गाए जाते हैं जी। घोड़ी से पहले बात, हाँ बात गाया जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? पूछा गया है, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? अलीबख्श, दयाचंद माइना, जाट मेर सिंह या पंडित मांगेराम? इसका उत्तर क्या होगा? घोड़ी से पहले बात। बताओ भैया, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? सोनू बता रहे हैं सी। ओहो सोनू जी, ये लाल बटन है, यही तो नहीं दाबना था आपको, यही तो नहीं दाबना था। अब उत्तर बाकी लक्ष्मी, योगेश, सचिन, ढांडा। बिल्कुल ढांडा साहब आपने सही बताया है। इसका उत्तर क्या होगा? दयाचंद माइना होगा। क्या होगा? दयाचंद माइना होगा। आपसे पूछा जाए दयाचंद माइना का जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था रोहतक जिले में। कहा? रोहतक में हुआ था। और माइना क्या था? इनके गांव का नाम था। इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन है। और इन्हीं को कहते हैं हरियाणा का राष्ट्रीय कवि। राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है किनको? दयाचंद को। पानी आ रही पानी प्या दे फेमस इसकी रचना है जी। और फेमस सॉन्ग पूछे या किस्सा पूछे या रचना पूछे तो कौन सी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन सी? नेताजी सुभाष बोस है। याद रखना। सुना है क्या किस्सा आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का? घड़ी ना बीती ना पल गुजरिया, एक उतरिया जहाज शिखर तय, बरसण लागे फूल बोस पे, जब हाथ मिला हिटलर तय। ये सांग की लाइनें हैं जी। रोहतक में पंडित दयाचंद माइना रोहतक से। पंडित नहीं है जी सचिन जी, है पंडित नहीं है, यह है वाल्मीकि। क्या है? वाल्मीकि। याद रखना। ऊपर नाम आ रहा है अली बख्श। अली बख्श का जन्म हुआ था अलवर में। कहां हुआ था? अलवर में। और कर्म स्थली बनाया रेवाड़ी को। किसको? रेवाड़ी को। और अली बख्श को कहा जाता है हरियाणा रंगमंच का जनक। किनका? हरियाणा रंगमंच का जनक। या रंगमंच नहीं आए तो आएगा लोकनाट्य का जनक। किसका? हरियाणा लोकनाट्य का क्या जनक? या लोक थिएटर का जनक है। अली बख्श को लोक थिएटर का जनक। बिल्कुल ढांडा साहब एकदम सही बात है। याद रखना लोक थिएटर का जनक कौन है? अली बख्श। जन्म हुआ था अलवर में। और कर्म स्थली किसको बनाया? तो बता देना किसको? रेवाड़ी को। दयाचंद माइना रोहतक के हैं। नेताजी सुभाष बोस सांग है इनका, पानी हरी पानी प्यादे रागनी है।
और जाट मेहर सिंह की तो बातें करें उतनी कम जी। जन्म होता है बरोड़ा में, कहां होता है? बरोड़ा में, 1915 में। आगे आएगा प्रश्न तब बात करेंगे। हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत कौन सा है? नए पुराने राज्य अलग अलग बातें हो रही है। प्राचीन गीत पूछा है। तीज होगा, मल्हार होगा, आला होगा या सांग होगा? बताओ जी। हाँ, अब एकदम सही लाइन है, सबकी सी आ रहा है। बिल्कुल। आपसे पूछा जाए, आला गीत की बातें कर लें आप कहो तो, कौन सा गीत? आला गीत। यह रहा आला गीत। आपसे पूछा जाए कि आला गीत किसने लिखा, लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो आपको बताना है, लिखने वाले व्यक्ति का नाम था जगनिक भट्ट। क्या था? जगनिक भट्ट। इस गीत की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? जगनिक भट्ट थे। और आपसे पूछा जाए, इस गीत को खोजा किसने? तो अंग्रेज अधिकारी इलियट ने। किसने? इलियट ने। और आपसे पूछे, इसमें रस कौन सा होता है, कौन से रस में गाया जाता है? तो वीर रस में। कौन से रस में? वीर रस में। और इसकी क्या बात है जी? और इसकी ये बात है जी, इसके अंदर अल्लाह तथा इनके भाई उद्दल की वीरता का चर्चा मिलता है। कौन सी? अल्लाह और उद्दल की वीरता का चर्चा मिलता है। और ये अल्लाह उद्दल कौन थे? तो बता देना। एक शासक था, कहां का? महोबा का। कहां का? महोबा का शासक था परमर्दी देव चंदेल। उनके सेनापति थे। और पृथ्वीराज चौहान के साथ एक युद्ध लड़ते हैं। कब है? 1182 में। कब लड़ते हैं? 1182 में एक युद्ध लड़ते हैं, महोबा का युद्ध। उस महोबा के युद्ध में एक ओर तो होते हैं आला और उद्दल, और दूसरी ओर होते हैं पृथ्वीराज चौहान। युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इनकी वीरता का बखान जिन गीत में किया गया है, उन गीतों को कहते हैं आला गीत। कौन से? आला गीत कहते हैं। एमपी के महोबा के। बिल्कुल जी, एकदम सही बात है। एमपी के महोबा के। इसका उत्तर क्या होगा? आला होगा। तीज और मल्हार गाए जाते हैं सावन के अंदर। कब है? सावन के अंदर गाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि हिंदू त्योहारों का आगमन, कौन से हिंदू त्योहारों का आगमन किस त्योहार के साथ माना जाता है? बताओ, किस त्योहार के साथ हिंदू त्योहारों का आगमन माना जाता है? तो बता देना, कौन सी तीज है? सावन तीज। कौन सी तीज है? सावन तीज। और समापन? समापन समापन कब होता है? तो बता देना, गणगौर पर। कब है? गणगौर पर। आपसे पूछा जाए, गणगौर पर किसकी पूजा होती है? गणगौर त्योहार पर किसकी पूजा होती है? तो बताओ, गणगौर पर किसकी पूजा होती है? बिल्कुल, होली के बाद। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि होली के कितने दिन बाद गणगौर आती है? तो 18 दिन के बाद। कितने दिन? 18 दिन बाद आती है गणगौर, याद रखना। पूछा गया था एक बार, राजस्थान में परीक्षा थी, पता नहीं किसकी थी, उसमें पूछा गया था कि गणगौर होली के कितने दिन बाद आती है? तो 18 दिन बाद आती है। ये नौकरी इतनी आसान नहीं है जी, बहुत मुश्किल मिलती है। तो आपको भी संघर्ष करना होगा, पूरा जिंदगी का तजुर्बा होना चाहिए। पीछे के जो एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्न जरूर देखना, वो प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है। पता चलेगा कि पीछे एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा था। तो पीछे के एग्जाम देखना बहुत जरूरी है, तभी तो तजुर्बा आता है, वरना तजुर्बा कहां से आएगा? किसी कवि ने कहा कि इश्क में दान करना पड़ता है, इश्क में दान करना पड़ता है, और जीवन को आकलन करना पड़ता है। ये तजुर्बा मुफ्त में नहीं मिलता, पहले बहुत कुछ नुकसान करना पड़ता है। बहुत नुकसान देखे हैं जी हमने भी। तो आप ऐसे मत करना, पीछे के पेपर हुए हैं वो देखना। गणगौर पर किसकी पूजा होती है? बताओ। बिल्कुल जी, एकदम सही बात है। शिव पार्वती की होती है। किसकी होती है? शिव और पार्वती की होती है।
आप सबने सही बताया, कुछ तो बता रहे थे शिव और कुछ बता रहे थे पार्वती। तो किसकी पूजा होती है? शिव पार्वती की होती है। भोले बाबा की। हाँ जी आओ। छड़ी नृत्य कब किया जाता है? ओहो पता ही है जी। सावन उत्तर लाग्यो भादवो। तो बताओ कब किया जाता है? सावन में, भाद्रपद में, चैत्र में या वैशाख में? अभी बात कर रहे थे हिंदुओं का पहला महीना कौन है, कौन सा है हिंदू कैलेंडर का पहला महीना? तो पहला महीना होता है चैत्र। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? हिंदुओं का प्रथम महीना चैत्र होता है। प्रथम महीना तो क्या होता है? चैत्र होता है। किंतु प्रथम त्योहार कौन सा होता है? तो वो होती है सावन तीज। क्या होती है? सावन तीज। और यहां किसकी बात हो रही है? छड़ी नृत्य की। तो उत्तर क्या होगा? भाद्रपद होगा। क्या होगा? भाद्रपद है। किसकी आराधना में किया जाता है छड़ी नृत्य है? तो आओ बात करते हैं छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि करता कौन है? भैया छड़ी सिर्फ कौन उठा सकते हैं? पुरुष। कौन है? पुरुष। पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर बजाते क्या है? तो डेरू। क्या? डेरू है, सारंगी। मुख्यतः डेरू बाजता है, सारंगी नहीं बाजती। पर हमको याद रखना है डेरू और सारंगी। और भैया तो और ये नृत्य होता है गोगा जी की आराधना में। किसकी आराधना में? गोगा जी की आराधना में। आपसे पूछा जाए गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? तो जन्म हुआ था ददरेवा। ये ददरेवा पड़ता है चूरू में। कहां पड़ता है? चूरू में। पूछा जाए गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? तो ददरेवा चूरू में हुआ था। और मेला कहां पड़ता है सबसे बड़ा? तो मेला बढ़ता है गोगामेड़ी में। कहा? गोगामेड़ी में। ये गोगामेड़ी पड़ती है हनुमानगढ़ में। कहां पड़ती है? हनुमानगढ़ में। जन्म ददरेवा में होता है, मेला बढ़ता है गोगामेड़ी में। और नृत्य कौन सा होता है गोगा जी की आराधना में? छड़ी। और करते कौन है? पुरुष। वाद्य यंत्र होता है डेरू और सारंगी। क्या होता है? डेरू और सारंगी। बिल्कुल सचिन बता रहे हैं ददरेवा। हाँ जी ददरेवा राजस्थान में। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से किन का जन्म होता है? गोगा जी का ददरेवा नगरी में आके तने अपना चिमटा गाड़ दिया, बाछल को वरदान दिया, फिर झारवीर ने जन्म लिया। गोगा जी की माता का नाम बाछल था, उसको वरदान दिया। फिर किसका जन्म होता है? गोगा जी चौहान का। आओ पूछा गया गंगा जी तेरे खेत में किसकी रचना है? बताओ गंगा जी तेरे खेत में किसकी रचना है? पंडित मांगेराम, दयाचंद मायना, पंडित लक्ष्मी चंदिया जाट, मेहर सिंह। इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट करो भैया क्या होगा? गोगा मेड़ी में मेला क्या लिखा है सचिन ने? देखता हूं मैं एक बार ऊपर करके कमेंट। सबका उत्तर आ रहा है सोनू, योगेश, रानी देवी, रेखा रानी। बिल्कुल ए तो सही है सचिन। क्या लिखा था दोबारा लिखना? गोगा मेड़ी में मेला लगता है और बिल्कुल जी एकदम सही बात है। ददरेवा और गोगामेड़ी दोनों जगह मेला लगता है, पर बड़ा मेला कहां लगता है? तो बड़ा लगता है जी गोगामेड़ी में। गंगा जी तेरे खेत में किसकी रचना है? पंडित मांगेराम की। किनकी? पंडित है मांगेराम की। और पंडित मांगेराम की दो बात कर ले आप कहो तो। आओ भाई पंडित मांगेराम के बारे में देखते हैं। आपसे पूछा जाए पंडित जी का जन्म कहां हुआ था? तो जन्म हुआ था सिसाना में। कहां हुआ था? सिसाना में। और ये सिसाना कहां पड़ता है जी? सोनीपत में। कहा? सोनीपत में। और आपसे पूछा जाए इनका लालन पालन कहां हुआ था? लालन पालन। तो लालन पालन हुआ था इनके ननियाल में। कहा? ननियाल में। और ननियाल है पाणची था। कहां था? पाणची में।
और इनके नाना का नाम था उद्यमी राम। क्या था? उद्यमी राम। और इनके गुरु का नाम था लक्ष्मी चंद। क्या था? पंडित लक्ष्मी चंद। और इनकी क्या बात है जी? और इनकी एक विशेष बात है, इसने एक सभा बनाई थी। कौन सी सभा बनाई थी? गंधर्व सभा। कौन सी? गंधर्व सभा, सामाजिक कार्य करने के लिए 1962 में। कब है? 1962 में। और एक बात और बताई जाती है, हरियाणा की फोकलोरें बताती है, जो बुजुर्ग है वो बताते हैं, जो रागनी सुनते हैं, जो हरियाणा का कल्चर जानते हैं, वो लोग कहते हैं कि पंडित मांगेराम ने अपनी मृत्यु को बहुत पहले बता दिया था कि मेरी मृत्यु उस दिन होगी। और रियल में जैसा बताया था उसी दिन किन की मृत्यु हुई थी? पंडित मांगेराम की। किसकी? पंडित मांगेराम की। इस रचना में भी चर्चा मिलता है कि मांगेराम ने अपनी मृत्यु पहले बता दी थी किस प्रकार हुई। और कुछ लोग तो कहते हैं जब अंतिम संस्कार किया गया मांगेराम का, तो इनका अंतिम संस्कार गंगा जी के घाट पर करना था, पर परिवार वालों ने कहा किया, अपने गांव में ही कर दिया जी। चलो, जो हुआ वो अच्छा हुआ। एक बात और है, पंडित मांगेराम ने 2 शादियां की थी। कितनी? 2 शादियां की थी। आज भी इनकी पत्नी है जी पंडित मांगेराम की। सूफी दर्शन की मीरा किसे कहते हैं? आओ। गंधर्व सभा, बिल्कुल सभा सही है आपकी। सूफी दर्शन की मीरा किसे कहते हैं? बताओ सा। सूफी दर्शन की मीरा किसे कहते हैं? बताओ, कमेंट करो, फिर बात करेंगे आगे। सबका उत्तर एक आ रहा है, पंडित लक्ष्मीचंद। एकदम सही बात है। अब 2 बात हम पंडित लक्ष्मीचंद की कर लें, आपके प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ, अगर होगी तो टाल कर देंगे जी, नहीं करेंगे कर लें क्या फिर पंडित लक्ष्मीचंद की 2 बात? आपसे सबसे पहले प्रश्न आएगा कि लक्ष्मीचंद का जन्म कहां हुआ। क्या पूछेंगे? जन्म कहां हुआ। पर इस व्यक्ति का जन्म गांव नहीं याद रखना, इस गांव गांव का तो नाम याद रखना ही है, पर जन्म कब हुआ ये भी याद है रखना है। क्या? जन्म कब हुआ ये भी याद है रखना है। बिल्कुल सही बता रहे हो। जांटी कला 1903 के अंदर कहां हुआ था? जांटी कला में। कहां हुआ था? जांटी कला में। और कहां रहते थे? जांटी कला में रहते थे। और स्कूल तो भैया गए ही नहीं थे, अनपढ़ थे। आपसे पूछे ले कि क्वालिफिकेशन क्या थी, कुछ नहीं थी, स्कूल गए ही नहीं थे। और गुरु किसे बनाया जी? मान सिंह को। किसे बनाया? मान सिंह को। और वेदों का ज्ञान किससे लिया? वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान माना जाता है टीकाराम शास्त्री से लिया था। किससे? टीकाराम शास्त्री। वेदों का ज्ञान टीकाराम शास्त्री से लिया था। और इनके कोई शिष्य हुए क्या? इनके कोई शिष्य हुए क्या? हुए जी। एक तो पंडित मांगेराम। कौन से? पंडित मांगेराम इन्हीं के शिष्य। एक थे जाट मेहर सिंह। कौन थे? जाट मेहर सिंह। ये इनके क्या थे? कई शिष्य हुए थे, किंतु मुख्य दो याद रखने, मांगेराम और जाट मेहर सिंह। वेदों का ज्ञान सीखा था टीकाराम से, और गुरु बनाया मान सिंह को। जन्म हुआ था जांटी कला में। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो मृत्यु भैया कवियों की नहीं होती, शरीर छोड़कर चले गए 1945 में। कब है? 1945 में। लगभग 2,500 रागनियां लिखी थी। किसने? पंडित लक्ष्मीचंद ने। और एकमात्र हरियाणा का नहीं बल्कि भारत का अनपढ़ व्यक्ति जिस पर क्या होती है? पीएचडी। उत्तर क्या होगा? बता देना लक्ष्मीचंद। आओ। हरियाणा का शेक्सपियर तथा कालिदास किसे कहते हैं? बताओ। हरियाणा का शेक्सपियर तथा कालिदास किसे कहते हैं? बताओ, कमेंट कीजिए और फिर बात करेंगे अन्य। तो बताओ, इसका उत्तर है क्या होगा? सबका उत्तर आ रहा है डी। क्या आ रहा है? डी। आओ बात करते हैं दीपचंद बैमन की।
नाम क्या है? दीपचंद बहमन। इनको क्या कहते हैं? हरियाणा का कालिदास तथा शेक्सपियर दोनों बहुत बड़े कवि हुए हैं, और दीपचंद बहमन भी क्या हुए हैं? बहुत बड़े कवि हुए हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया, इनको हरियाणा का कालिदास कहा जाने लगा और हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाने लगा? तो आपसे पूछा जाए कि सांग में क्या, सांग में स्टेज कौन लेकर आया? पहले नीचे चलते थे सांग, सांग में स्टेज कौन लेकर आया? तो दीपचंद बहमन लेकर आए। क्या लेकर आए? दीपचंद बहमन क्या लेकर आए? स्टेज लेकर आए। और क्या लेकर आए? तो सांग में हारमोनियम कौन लेकर आए? कौन लेकर आए? तो नाम बता देना किसका? दीपचंद बहमन का। और क्या किया भाई सांग के लिए? तो ड्रेस कोड निर्धारित किया। कौन सा कोड है? ड्रेस कोड है। ऐसे नहीं कि आप जीत जाओ वैसे आ जाओ, ड्रेस कोड होगा जी। तो ड्रेस कोड किसने निर्धारित किया? तो बता देना दीपचंद ने। और क्या किया भाई? और अपना गुरु बनाया किसे? सज्जू सिंह को। किसे बनाया? सज्जू सिंह को। ये इतनी बात किन की है? दीपचंद बहमन की। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाभारत की रचना किसने की? मैं समय बोल रहा हूं। शुरू होती है तो वैसे ही बोला जाता है कि मैं समय बोल रहा हूं, और समय जिसका पक्ष में हो तो वो बड़े बड़ों को झुका लेता है। अगर समय विपक्ष में हो गया तो आपको पता है वजीर भी सुल्तानों को उठा ले जाते हैं। तो समय समय का खेल है भैया। पंडित लक्ष्मीचंद की एक रचना है कि समय करा दे नर के कर ले, समय करा दे नर के कर ले, या समय आउनी जाऊनी, और समय पर प्यारा दोरा दर्जे, समय बदल जे वाणी। समय का खेल है जी। समय खराब हो तो दोहरा धर देते हैं, दूर चले जाते हैं अपने रिश्तेदार। तो बताओ रचना किसकी है? किसकी है? बिल्कुल जी वेद व्यास की। किसकी? वेद व्यास की। महाभारत की बात क्या करनी है? आपसे पूछा जाए महाभारत कहां लिखी गई, तो कुरुक्षेत्र में। और नदी कौन सी थी? तो सरस्वती। और कुछ कहते हैं राजस्थान की पुष्कर झील पर लिखी गई थी। कहां? पुष्कर झील पर। शुरुआत में महाभारत में कितने श्लोक थे? तो अब आप कहोगे सर शुरुआत में महाभारत नाम ही नहीं था। नाम ही शुरुआत में जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। बिल्कुल जी जय संहिता था। मानता हूं आपकी बात। इस जय संहिता में कितने श्लोक थे? 800 थे। कितने थे? 800 थे। आपसे पूछे कि कहां लिखी, तो सरस्वती नदी पर। कहां? सरस्वती नदी के किनारे। और कुछ कहते हैं पुष्कर झील पर लिखी थी, और कुछ कहते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र और सरस्वती तो याद रखना ही है जी। किसने लिखी? वेद व्यास ने। आओ महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। महाभारत का अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया है, तो महाभारत का फारसी में भी क्या हुआ? अनुवाद हुआ। तो अब मुझे बताओ ये अनुवाद क्या कहलाता है? जय संहिता, रजमनामा, महाकाव्य, अकबरनामा। कौन कौन से नामा है बताओ? सबका उत्तर एक ही लाइन में भी आ रहा है। बिल्कुल जी एकदम सही बात है। आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत का फारसी नाम क्या है? रजमनामा। रजम का मतलब होता है युद्ध, नामा का मतलब होता है कहानी। तो युद्धों की कहानियां। क्या? युद्ध की कहानियां क्या है? महाभारत है। इसका अनुवाद किसने किया था? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अनुवाद कर दिया? तो इसको ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या? अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी। अब आप कहोगे सर ये कौन था? नाम इतना लंबा है याद ही नहीं रहेगा, रह जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी था कौन है? तो ये अकबर के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? अकबर का दरबारी था। किसका? अकबर का दरबारी था। तो अब मन में आएगा सर नीचे ये अकबरनामा है, ये भी फिर इसने लिखा है? नहीं जी ये इसने नहीं लिखा। इसने तो ट्रांसलेशन किया है। किसका? महाभारत का। किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में। नाम क्या है? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब इधर एक नाम आ रहा है अकबरनामा। क्या आ रहा है? अकबरनामा। ये किसने लिखा? किसी को पता है क्या किसने लिखा? बताओ कमेंट कर कर। अगर पता है तो कमेंट कर दो, वरना लास्ट में मैं तो
बताऊंगा जी। किसने लिखा पता है क्या? अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। क्या लिखा? अकबरनामा। और फारसी में अनुवाद किसने किया महाभारत का? तो रजमनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी ने किया था। तीनों ही बात इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही जी, पूछा जा सकता है। और महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। किसने? वेद व्यास ने। शुरुआत में नाम जय संहिता था। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया? बैटल ऑफ महाभारत बताओ कब लड़ा गया? 900 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 1100 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व? बताओ क्या होगा इसका उत्तर? सबका उत्तर ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है भाई। हमारा सिस्टम अलग है जी। भगवान कृष्ण ने रास तो रचाया उत्तर प्रदेश में और लठ बजाया अपने हरियाणा में। फिर भी हम कहते हैं हर की भूमि हरियाणा। बिल्कुल जी है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेट स्पीकर कौन है? तो भगवान कृष्ण है। भाई भाई को लड़ा दिया था आपस में मोटिवेट करके। तो मोटिवेटर की तो कोई कमी नहीं थी भगवान कृष्ण में, बहुत बड़ा था। तो ये लड़ाई कब हुई? तो 900 ईसा पूर्व है। कब है? 900 ईसा पूर्व है। इस लड़ाई से पहले अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, सामने मेरे घर के लोग हैं, मेरे काका ताऊ मेरे दादा जिनके साथ बचपन बीता है मेरा, वही लोग हैं, उन पर मैं कैसे बाण चलाऊं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्यादा ज्ञान बांटने की कोई आवश्यकता को नहीं है, मैं कूं बिया कर ले, बाण चला दे। कल जब इतिहास पूछेगा कि एक और धर्म था एक और धर्म था, जब मैं क्या जवाब दूंगा? तुझे बाण चलाने होंगे। और भगवान कृष्ण ने मोटिवेट किया किसको? अर्जुन को। और उस टाइम गीता का ज्ञान सुनाया गया। क्या सुनाया गया? गीता का ज्ञान सुनाया गया। किसने सुनाया? तो बता देना किसने? भगवान कृष्ण ने। किसे सुनाया था गीता का ज्ञान? अर्जुन को सुनाया था। ये ज्ञान कहां सुनाया था? तो कुरुक्षेत्र के अंदर एक सरोवर बना है। कौन सा? ज्योतिसर सरोवर। कौन सा? ज्योतिसर सरोवर है। इस ज्योतिसर सरोवर के किनारे ज्ञान सुनाया गया था। किसका? गीता का। कितनी मिनट सुनाया? तो बता देना 45 मिनट है। कितनी मिनट है? 45 मिनट। और दिन था रविवार। क्या था? रविवार था। स्कूलों की क्या थी? छुट्टी थी। और तिथि पूछ ले तो एकादशी थी, यानी 11 थी। याद रहेगा, याद रखना होगा। इसी ज्योतिषर सरोवर से गीता सुनने के बाद युद्ध की शुरुआत होती है। और युद्ध में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र होता है बिगुल। क्या होता है? बिगुल होता है। जो वाद्य यंत्र पढ़े थे उस टाइम चर्चा किया था कि युद्ध के दौरान बजाए जाने वाला कौन सा है? बिगुल है। युद्ध शुरू होता है तब भी बिगुल बजता है और समाप्त होता है जब भी क्या बजता है? बिगुल। और इस युद्ध के विजेता कौन रहते हैं? पांडव। आओ, गीता किसका हिस्सा है? बताओ, गीता है किसका हिस्सा है? कुछ भी पूछा जा सकता है भैया। तो पलट पलट के आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। मेरी ओर से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। थारो किया इनकी नाक को लगा दिया और लगा भी देंगे। बताओ, महाभारत रामायण वेदों का या इनमें से कोई नहीं? गीता किसका हिस्सा है? बताओ। सबका उत्तर ये आ रहा है। बिल्कुल, गीता किसका हिस्सा है जी? महाभारत का। और महाभारत में कितने पर्व माने जाते हैं? अध्याय मानो या पर्व मानो, कितने माने जाते हैं? पर्व माने जाते हैं 18। कितने? 18। इन 18 पर्वों में से छठा पर्व है क्या? छठा पर्व है। इस पर्व में किसका वर्णन मिलता है? गीता का। किसका? गीता का। इस छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व है। आपसे पूछा जाएगा गीता का वर्णन कौन से पर्व में मिलता है? या तो ऑप्शन में आएगा छठा पर्व या आएगा भीष्म पर्व, क्योंकि भीष्म पर्व का ही नाम क्या है? छठा पर्व। और छठे पर्व का नाम क्या है? भीष्म पर्व है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से में, छठे में या भीष्म पर्व में? इतनी बात समझ आई। और ये थे कल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या थे? कल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वाद्य यंत्र के प्रश्न रह गए तो वो अगली क्लास में लेकर आएंगे। अब मुझे बता दो कि पल्ले पड़े हैं या फिर ऐसे ही? बताओ, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? मैं आशा करता हूं, अभिलाषा करता हूं बहुत जल्द सीईटी की
तारीख आ जाएगी और पेपर का तो पता ही है 2 महीने के अंदर हो जाएगा जी। तो जी जान लगा दो, तो वरना फिर आपको पता है अगली सीटी कब आए और हम रहे या ना रहे, और 7 वाले लग जाए तो रात को नींद आ जाए क्या? 7 वाले अगर जॉब लग जाए और हम ना लगे तो रात को भैया नींद नहीं आती है, पता है ना? तो पढ़ लेना, वरना ये सपने धरे के धराए रह जाएंगे। तो लोग कमियां निकालते हैं, फिर और निकालेंगे, कोर्स खरीदा था, वहां तैयारी करने गई थी या गया था, क्या हुआ, फोन कर करके खा लेगा बटका बोडेगा थारे। तो जान तो लगानी होगी जी, वरना ये जान किसी काम की नहीं रहेगी। अगर सीटी नहीं निकली तो ये जान भी किसी काम की नहीं रहेगी, नहीं तो निकलेगी और नहीं सुख से जी पाएंगे। इस सीटी ने लोगों की दिवाली खराब कर दी है, बड़ी बड़ी बात यही है जी। तो अपनी क्लास तो अब यही समाप्त होती है। इसके बाद क्लास होगी अपनी हिस्ट्री की। किसकी होगी? हिस्ट्री की। और आज की क्लास अटेंड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नया टॉपिक शुरू होगा। क्या होगा? नया टॉपिक होगा, जैन धर्म या बौद्ध धर्म, जो भी आप कहोगे वही पढ़ा देंगे। क्लास अटेंड करना। मेरे ख्याल से हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपके समझ में आ रहा है, और जो भी अटेंड नहीं कर रहे क्लास उनको बोलो कि अटेंड कर लो। बाद में क्या रहेगा? पश्चाताप ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो आप आए और आप अपनी खरी कमाई से हमें देख रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।